हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने मैटर की जो मेनली 3 स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके बारे में देखा था। अब हम ये देखने वाले कि अगर हमें पर्टिकुलर स्टेट से, मान लो सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज कर रहे हैं या लिक्विड से गैस में किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, ये हम देखने वाले आज के लेक्चर में। तो देखो एक कॉमन एग्जांपल से शुरू करते हैं जो है हमारा वाटर। हम जानते हैं कि वाटर तीनों स्टेट्स में रह सकता है, ठीक है, मैटर की तीनों स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सॉलिड में एग्जिस्ट करता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है जो हम नॉर्मल वाटर जानते हैं उसकी फॉर्म में, एंड गैस में एग्जिस्ट करता है वाटर वेपर की फॉर्म में। तो जब भी हम किसी मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बना होता है, ठीक है, उसके साथ क्या चेंज होता है, ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है ना। और ये जो चेंज होता है ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन के जो आंसर है दोनों के, ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हो, ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगी कि ये चेंज कैसे होता है, ठीक है, और क्या क्या इसमें चेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे जो पार्टिकल्स है मैटर के उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आइस लेने वाले हैं बीकर में और उसको क्या करने वाले, हीट करने वाले हैं। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर उसके अंदर हम डाल देंगे, किस लिए, जो हमें क्या मेजर करके बताए, टेम्परेचर मेजर करके बताए। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हमारे सॉलिड यहाँ पे क्या है, आइस, तो जैसे जैसे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा जो पार्टिकल्स है जिससे आइस मिलके बना है, ठीक है, उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल क्या करने लगेंगे, बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे, अपनी पोजीशन से इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल्स मोशन करने की कोशिश करते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पार्टिकल्स किस लिए यूज करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, क्योंकि अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उनको क्या चाहिए, मोशन। अब वो मोशन तभी कर पाएंगे ना जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो उनको पकड़ के रखा है, वो कम हो। तो वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को यूज करेंगे उसको कम करने के लिए। और क्या होगा थोड़ी देर बाद कि जब वो इस एनर्जी को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, अब उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करने लगेंगे और एक ऐसा स्टेज पहुंच जाएगा धीमे धीमे कि जब सॉलिड क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, पिघलने लगेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा और पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो देखो हमने देख लिया कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होगा। अब एक यहाँ पे टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखो अब हमने यहाँ पे आइस को हीट किया, अब हीट करते करते क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, ठीक है, जो आइस के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा वैसे ही हमारी आइस क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी और लिक्विड में चेंज होने लगेगी। और यही है हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कम से कम वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे और लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर दे, नॉर्मल प्रेशर मतलब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज करो आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है, अब हीट करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे वो एक सॉलिड जिसको आप हीट कर रहे हो वो मेल्ट करने लग गया और लिक्विड में चेंज होने लग गया, तो वहीं वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि जैसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे या जिन चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, जिन चीजों में, ठीक है, जिन मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उनको हमें क्या कहते हैं, चेंज करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है, जिसको अगर हम सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है, तो देखो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब जब हम किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। अब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो जब आप
आइस को हीट करोगे ना, तो जब आइस मेल्ट होगी ना, तो आपको वहां पे एक चीज ये देखने को मिलेगी कि आइस मेल्ट हो रही है और हम जो आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा थर्मामीटर है उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो क्या है, थोड़ी देर के लिए फिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये फिक्स कैसे हुआ? तो देखो, जो हम आइस को हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होगी, तभी ये टेम्परेचर फिक्स हुआ। वो किस लिए यूज हो रही है? वो यूज हो रही है सॉलिड को मेल्ट कराने में और उसको लिक्विड में चेंज करने में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हीट एनर्जी छुपी हुई है। ठीक है, और किस में यूज हो रही है? पार्टिकल्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कराने के लिए। तो यहीं पे हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब हिडन होता है। ठीक है, मतलब जो हीट छुपी हुई है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि वो हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें जरूरी होती है 1 kg ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, 1 kg ऑफ अ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब यहाँ पे हमने 1 kg ऑफ अ सॉलिड ही क्यों लिखा है? 1 kg ऑफ अ सॉलिड हमने इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिससे हम अलग अलग सब्सटेंस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। नहीं तो अगर मान लो भाई किसी सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम 2 kg ऑफ सॉलिड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, किसी का 5 kg ऑफ सॉलिड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या वो सही कंपैरिजन होगा? नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सेट कर दिया है कि 1 kg, ठीक है, 1 kg के सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज हो रही है शुरू से नहीं, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे रीच हो गया है, ठीक है, उसके बाद जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज हो रही है उसको पिघला के चेंज करने में वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो हमने सॉलिड टू लिक्विड अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट है लिक्विड टू गैसियस स्टेट। तो देखो, अब हमने जब आइस को हीट किया, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो गई? वाटर में। अब जब हम वाटर को और हीट करेंगे तो धीमे धीमे जो उसके पार्टिकल्स हो गए उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो और तेजी से क्या करने लगेगी? मूव करने लगेंगे। और धीमे धीमे क्या हो जाएगा? एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि जो पार्टिकल्स है फिर से वो अपनी एनर्जी को किस लिए यूज करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। और धीमे धीमे लिक्विड किस में चेंज होने लगेगा? गैस में चेंज होने लगेगा। जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लग गया था, तो अब लिक्विड किस में चेंज होने लगेगा? गैस में। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ टर्म्स आते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या करने लगा? मेल्ट करने लगा और लिक्विड में चेंज होने लगा। बॉइलिंग पॉइंट ये है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करने लगा, उबलने लगा और किस पे चेंज होने लगा? वाटर वेपर मतलब भाप में, गैस में चेंज होने लगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर पे। जैसे वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो कितना होता है? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप वाटर को हीट करोगे और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वो किस में चेंज होने लगेगा? वो वाटर वेपर में, भाप में चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा। अब यहाँ पे भी जैसे हमने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब वो हीट एनर्जी जो यूज हो रही है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए नॉर्मल प्रेशर में, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, बस वो फ्यूजन के लिए था और ये वेपोराइजेशन के लिए है। अब एक और चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे कि जो स्टीम के पार्टिकल, स्टीम मतलब जब हमने वाटर को चेंज कर लिया वाटर वेपर में, ठीक है, तो जो भाप स्टीम उसके जो पार्टिकल होंगे उसके पास वाटर से ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों एनर्जी होगी? क्योंकि जब हमने वाटर को हीट किया उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लग गया? वो धीमे धीमे चेंज होने लग गया। और फिर उस टाइम क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक वो पूरा चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा? जो हीट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, वही है हमारी लेटेंट हीट। वो यूज करेगा इस हीट को कहीं ना कहीं अपने पार्टिकल्स को क्या कराने में, अपने पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को कम करने के लिए और अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो देखो कहीं ना कहीं ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं। अब एनर्जी एब्जॉर्व करेगी तो जाहिर सी बात है कि वाटर से ज्यादा किसमें एनर्जी होगी? किसके पार्टिकल में? स्टीम में। और वाटर में किससे ज्यादा एनर्जी होगी? आइस। ठीक है, तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनमें ज्यादा एनर्जी होगी, और अगर लिक्विड को वाटर वेपर में, ठीक है, या लिक्विड को आप गैस में चेंज कर रहे हो तो जो गैस के पार्टिकल है उनमें ज्यादा एनर्जी होगी। तो देखो हमने यहाँ पे देख लिया कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर का क्या उसमें रोल रहता है? हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि अगर आप सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है उसको हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा,
फर्दर हीट करोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। बट अगर कोई गैस में है तो आप उसको कूल डाउन करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स मूव करना कम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और इसी तरह अगर आप उसको कूल डाउन करोगे फर्दर तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, एक है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ये क्या है, तो देखो सब्लिमेशन क्या है, जब कोई मैटर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, गैस में। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे आप देखो कैम्फोर, कपूर को देखोगे तो कपूर को आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट इसमें उसमें से डायरेक्ट आप देखते हो क्या कहते हैं, वो गैस में चेंज होने लगता है, ऐसा नहीं होता कि वो पहले लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या है, जस्ट इसका उल्टा, कि गैस से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो देखो यहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो गैस होती है वो लिक्विफाई मतलब लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक केस भी बताया जैसे सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर उनका प्रेशर थोड़ा सा भी कम होता है तो जो सॉलिड CO2 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि अगर आप एक सॉलिड है, ठीक है, उसमें प्रेशर कम करोगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रेशर नहीं, वहां पे आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन CO2 के साथ क्या होता है कि अगर आप इसमें प्रेशर कम कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलके किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक बोल सकते हो, ये आपके NCERT में दिया गया है, इससे आप एक समरी टाइप में समझ सकते हो कि जब आप सॉलिड को चेंज करते हो लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह जब आप लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। यहाँ पहले उल्टा लिख दिया था, फिर मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है, और जब गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह सॉलिड को जब गैस में चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो देखो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।